हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गेट गुरु। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको हीट एंड मास ट्रांसफ़र की गेट 2021 के लिए कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूं। कंप्लीट रिवीजन, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। यहां पर मैं हर एक थ्योरी पार्ट को कवर करता हुआ चलूँगा, हर एक फॉर्मूले को अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो हीट एंड मास ट्रांसफ़र का ये कंप्लीट रिवीजन होगा गेट 2021 के लिए। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से कॉन्टेंट्स यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद कंडक्शन। कंडक्शन में आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, फिन्स, हीट एक्सचेंजर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए अनस्टीडी स्टेट ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन, थर्मल रेडिएशंस। थर्मल रेडिएशंस में बेसिक लॉज, रेडिएशन हीट ट्रांसफर रेट, और उसके बाद लास्ट सेवंथ दैट इज फोर्स कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। ये टोटल 7 टॉपिक रहेंगे हीट एंड मास ट्रांसफ़र के इस कंप्लीट कोर्स में, इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में। तो यहाँ पर अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, अगर आप इस पूरे के पूरे कोर्स की पीडीएफ चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर मैकेनिकल गेट गुरु को सर्च करो। टेलीग्राम पर मैकेनिकल गेट गुरु चैनल को सर्च करो। वहाँ पर आपको इस पूरे के पूरे कोर्स की, हीट एंड मास ट्रांसफ़र के पूरे कोर्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हीट एंड मास ट्रांसफ़र का कंप्लीट रिवीजन कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स और हीट एंड मास ट्रांसफ़र, इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस कहाँ रहता है। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या डील करते हैं, जैसे मेरे पास कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस और उसका टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस के बाद, 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है कुछ देर के बाद। ये कैसे होगा, इस बॉडी से हीट निकलेगी, इस बॉडी से हीट निकलेगी और फाइनल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली डील करते हैं कि कितना हीट लॉस किया है इस बॉडी ने इक्विलिब्रियम तक रीच करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम निकालते कैसे हैं, मास है 2000 केजी, इसका सी दे दिया जाएगा 450 जूल पर केजी पर केल्विन, और क्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। तो एम की वैल्यू मैंने लगाई 2000, सी की वैल्यू 450 और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज, कितना टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर हो गया 25 माइनस इनिशियल, तो यहाँ से मेरे पास निकल कर आया माइनस का 877.5 मेगा जूल। माइनस क्यों, क्योंकि बॉडी ने हीट को लॉस किया, बॉडी ने हीट को लॉस किया, इसलिए माइनस मेगा जूल में आ जाएगी। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली हीट ट्रांसफर देखते हैं कि कितना हीट का ट्रांसफर हुआ है, और उस हीट की यूनिट या तो जूल में होगी या किलो जूल में होगी या मेगा जूल में होगी। लेकिन हीट एंड मास ट्रांसफर में हम लोग क्या डील करते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चंस को अगर ऐसे पूछा जाए, इसी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि 1000 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, कितनी देर में, 28 आवर्स में। अगर यहाँ पर टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया कि हीट का इंटरेक्शन जो हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसको ये सब होने में, तो वो हम डील करते हैं हीट ट्रांसफ़र के अंदर। हम हीट ट्रांसफ़र के मोड्स के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, टेम्परेचर किस तरह से वेरी कर रहा है वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है टेम्परेचर वेरी किस तरह से कर रहा है, ये सब हम लोग देखते हैं हीट ट्रांसफ़र में। तो बेसिकली यहाँ पर टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए when two systems at different temperatures, अगर दो सिस्टम अलग अलग टेम्परेचर पे होंगे, are brought into contact, heat transfer takes place। जब भी दो सिस्टम्स को जो अलग अलग टेम्परेचर पर होते हैं उनको आपस में कॉन्टैक्ट में लाओगे तो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। हीट ट्रांसफ़र किस तरफ होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से हीट फ्लो करना शुरू करेगी, वहाँ पर जिसका टेम्परेचर कम हो। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या डील करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली डील किया जाता है कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट से अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट में, कितनी हीट का इंटरेक्शन हुआ। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ये ही डील करते हैं। और यूनिट ऑफ हीट, यहाँ पर देखिए यूनिट्स ऑफ हीट ट्रांसफर जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में लेते हैं, यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर थर्मोडायनेमिक्स में या तो जूल होगी, किलो जूल होगी या फिर मेगा जूल होगी। ध्यान रखिए, जूल या फिर किलो जूल या मेगा जूल। लेकिन अब यहाँ पर हीट एंड मास ट्रांसफर में देखिए, यहाँ पर देखिए
हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट डील्स विद, ये डील करता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या फिर हीट फ्लो रेट, कि जो हीट फ्लो कर रही है उसका रेट कितना है। टेम्परेचर आफ्टर सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम यानी कि कुछ टाइम के बाद, बिफोर द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आने से पहले। इक्विलिब्रियम क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखेंगे जब मैं उसकी थर्मोडायनेमिक्स की रिवीजन क्लास कराऊंगा। तो इक्विलिब्रियम आने से पहले एक पर्टिकुलर टाइम के बाद टेम्परेचर कितना अचीव हो चुका है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द बॉडी, बॉडी में टेम्परेचर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम देखेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के मोड कौन कौन से हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, थर्मल रेडिएशन। तो ये बेसिकली हीट ट्रांसफर के मोड रहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यूनिट क्या होगी हीट एंड मास ट्रांसफर के केस में, यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ हीट फ्लो रेट यूज इन हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट आर वोट या फिर किलोवोट। तो क्यू यानी कि हम थर्मोडायनेमिक्स में जूल और किलो जूल लेकर चलते हैं, यहाँ पर क्यू डॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, जो हीट फ्लो रेट के बारे में बता रहा है कि पर्टिकुलर टाइम में कितनी हीट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर रेट के बारे में इसकी यूनिट रहेगी वोट, या फिर बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो वोट। किलो मतलब 1000 वोट के बराबर होगा। ठीक, चलिए अब हीट एंड मास ट्रांसफर की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम लोग इस सब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में डील करते हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर द पाइप कैरिंग स्टीम फ्रॉम स्टीम जनरेटर टू स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन जो हम पावर प्लांट में पढ़ते हैं, वेपर पावर साइकिल पर जो बेस्ड होता है, स्टीम टरबाइन, टरबाइन की हेल्प से हम लोग वर्क आउटपुट, वर्क प्रोड्यूस करते हैं। अब टरबाइन कैसे चलता है, टरबाइन चलता है स्टीम से, और स्टीम स्टीम कहाँ होती है, स्टीम जनरेटर में। स्टीम जनरेटर यानी बॉयलर में स्टीम को जनरेट कराया जाता है। तो जब वो बॉयलर में बनती है तो उसको टरबाइन तक ले जाने के लिए पाइप का यूज़ किया जाता है, पाइप जिसके अंदर स्टीम होता है। तो हम क्या चाहते हैं, उस पाइप से हीट का ट्रांसफर ना हो, हीट ट्रांसफर ना हो, तो वहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं थिकनेस ऑफ इंसुलेशन की। तो कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ इंसुलेशन करने के लिए पाइप के लिए जिसके अंदर स्टीम है, जो ले जा जिसे हम लेके जाते हैं स्टीम जनरेटर से स्टीम टरबाइन तक, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। कंडेंसर को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग हीट एंड मास ट्रांसफर का सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। डिज़ाइनिंग ऑफ फर्नेसेस, जो फर्नेसेस की डिज़ाइन होती है, यूज़ फॉर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग एक्सेट्रा, यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कूलिंग फैन डिज़ाइन कर रहे हैं। कौन सा कूलिंग फैन, जो वेरियस ट्रांजिस्टर्स को माउंटेड ओवर द इलेक्ट्रॉनिक चिप, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है उसके ऊपर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उन ट्रांजिस्टर्स को कूल करने के लिए कूलिंग फैन, उनकी कूलिंग के लिए कूलिंग फैन होता है। क्योंकि जो आपके ये इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये हीट प्रोड्यूस करेंगे तो वो हीट इन चिप्स को, सर्किट को, जो सर्किट है वो पूरा का पूरा ख़राब कर सकती है। ट्रांजिस्टर्स ख़राब हो सकते हैं, वो टेम्परेचर पर काम नहीं कर पाएंगे हाई टेम्परेचर पर, तो उन्हें कूल करने के लिए कूलिंग फैन डिज़ाइन किया जाता है। तो उसमें भी हम लोग हीट ट्रांसफर का सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कंडक्शन के, कन्वेक्शन के, रेडिएशन के। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंडक्शन की। अब ये कंडक्शन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन। कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कंडक्शन एक हीट ट्रांसफर, हीट को ट्रांसफर करने का बेसिकली मोड होता है, विच इज एसोसिएटेड विद डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी ड्यू टू मोलिकुलर एक्टिविटी। मोलिकुलर एक्टिविटी यहाँ पर बेसिकली मोलिक्यूल्स के लेवल पर, यहाँ पर मोलिक्यूल्स के लेवल पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर एटम्स की वाइब्रेशनल वेव्स की वजह से आपका कंडक्शन होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, हीट ट्रांसफ़र का मोड है जो एसोसिएटेड है डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी। डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी मतलब क्या, कि हाई रीजन से लो रीजन की तरफ एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, की एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, दैट इज योर डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, कोई भी मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन नहीं होता, कोई भी मटेरियल आपका पार्ट, मटेरियल आपका मूव नहीं करेगा, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पर, मॉलिक्यूल्स के लेवल पर मोशन होता है। तो मैक्रोस्कोपिक नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है। ध्यान रखिए, कंडक्शन इज अ माइक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पर हो रहा है, और ये किसी भी मीडियम में हो सकता है। मीडियम आपका चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ये किसी भी मीडियम पर हो सकता है। तो ये आपको कंडक्शन की खास बात ध्यान में रखनी है।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कंडक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई, ये सिर्फ स्टेशनरी मीडियम रहता है। यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन नहीं होता, मीडियम में किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होगी, एटम के लेवल पर यहाँ पर मोशन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और लैटिस वाइब्रेशन वेव्स की वजह से ट्रांसफर होता है। अब देखिए, किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी मीडियम में, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए कंडक्शन के लिए जिस लॉ को यूज़ किया जाता है दैट इज़ फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ये लॉ किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन या फिर फिजिस्ट, ये मैथमेटिशियन भी थे, फिजिस्ट भी थे, जोसेफ फोरियर ने 1822 में ये लॉ दिया था। फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ये जो लॉ है ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, इसका कोई थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं है। इट कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल किसका? थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसे ड्राइव नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है। चलिए अब देखिए, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन आखिर होता क्या है, कहता क्या है फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, जो हीट फ्लक्स होगा किसी भी एन डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में आप हीट का फ्लो, आप इस डायरेक्शन में करा रहे हो तो हीट का फ्लो एक्स डायरेक्शन में, आप इस डायरेक्शन में करा रहे हो तो हीट का फ्लो वाई डायरेक्शन में, आप किसी भी एन डायरेक्शन में हीट का फ्लो कराते हो तो जो क्यू एन डॉट होता है, जो हीट फ्लक्स रेट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट इन एन डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए, जिस डायरेक्शन में हीट का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन का टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको लेना है, जिस डायरेक्शन में हीट का फ्लो रेट होता है उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्यू डॉट, जिसको हीट फ्लक्स रेट बोला जाता है, देखिए हीट फ्लक्स रोट क्यू डॉट, ये किसके बराबर होता है? टोटल हीट रेट अपॉन में एरिया। टोटल हीट रेट डिवाइडेड बाय एरिया करते हो तो हीट फ्लक्स रेट निकलता है। अगर आपको टोटल हीट निकालना है तो आप क्यू डॉट को एरिया से मल्टीप्लाइड कर दो, क्यों क्यू डॉट मल्टीप्लाइड बाय अगर आप एरिया कर देते हो तो आपके पास टोटल हीट रेट आ जाता है। यहाँ पर देखिए, इन एन डायरेक्शन क्यू एन डिवाइडेड बाय ए एन, यानी कि आपने टोटल हीट को एरिया से डिवाइड कर दिया, जिसकी यूनिट क्या निकल कर आई? वॉट पर मीटर स्क्वायर। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? कर्ली टी बाय कर्ली एक्स। तो क्यू एन डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्ली टी बाय कर्ली एन। अब यहाँ पर देखिए, पिक्चर के थ्रू समझिए। यहाँ पर देखिए, इस डायरेक्शन में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट, हीट फ्लो जो हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इस डायरेक्शन में ग्रेडियंट क्या होगा? एन डायरेक्शन आपने ले ली है तो ये कर्ली टी बाय कर्ली एन से शो होगा। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर है कम। और ये क्या है? ये एक आइसोथर्मल सरफेस एरिया। आइसोथर्मल, ध्यान रखिएगा, जो आपको एरिया लेना है वो आपको परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो लेना है। जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रही है उसके परपेंडिकुलर आपको एरिया लेना होता है। और ये लगता है, अभी यहाँ पर देखिए होमोजीनियस मीडियम की बात की गई है। होमोजीनियस मीडियम का मतलब क्या होता है? जो प्रॉपर्टीज़ है किसी भी डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हर पॉइंट पर, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, हर पॉइंट पर प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, क्यू एन डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्ली टी बाय कर्ली एन। अब इस प्रोपोर्शनल को जब आप हटाओगे तो आप के लगाओगे, के उसी डायरेक्शन में है तो थर्मल कंडक्टिविटी, के यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी इन एन डायरेक्शन। देखिए, अगर टेम्परेचर बहुत से वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाता है, कर्ली टी बाय कर्ली एन। लेकिन अगर एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर तो उसका सिंपल डेरिवेटिव डी टी बाई डी एन से लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्यू एन डॉट क्या होगा? माइनस का के एन कर्ली टी बाई कर्ली एक्स। माइनस साइन किस लिए आता है? जिस डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो रहा है वहाँ पर टेम्परेचर जो है, फाइनल टेम्परेचर कम आता है, इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा आता है, क्योंकि हीट का फ्लो हो रहा है हाई से लो की तरफ। तो उस केस में इसे पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्यू एन डॉट क्या हो गया? क्यू एन डिवाइडेड बाय एरिया। अगर आपको टोटल हीट निकालना है, टोटल हीट रेट निकालना है तो उसे एरिया से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? माइनस का के कर्ली टी बाई कर्ली एन दो मल्टीप्लाइड बाय ए एन। तो ये आपका आ गया हीट फ्लक्स का फॉर्मूला, हीट रेट का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ फोरियर्स लॉ। माइनस का के ए कर्ली टी बाई कर्ली एन। ये होमोजीनियस मीडियम के लिए है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो के है वो सेम रहेगी। डायरेक्शन के चेंज होने से के की वैल्यू भले ही सेम हो जाए, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में के सेम रहेगा, इसीलिए यहाँ पर ये होमोजीनियस मीडियम के लिए लगाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, क्यू एन क्या था? यहाँ पर बेसिकली क्यू एन है हीट फ्लो रेट इन एन डायरेक्शन, के एन क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी इन एन डायरेक्शन,
ए एन क्या है, एरिया ऑफ आइसोथर्मल सरफेस, जो कि नॉर्मल होगा हीट फ्लो रेट डायरेक्शन के, कर्ली टी बाई कर्ली एन टेम्परेचर ग्रेडियंट इन एन डायरेक्शन। फ्रेंड्स अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैकेनिकल गेट गुरु सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, पूरा का पूरा हीट एंड मास ट्रांसफर का ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्लोसियस स्टेटमेंट, क्लोसियस स्टेटमेंट क्या कहती है, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आई है, नेचुरल हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जो हीट ट्रांसफर होगा नेचुरली वो फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, इन द अज्यूम डायरेक्शन, जो हमने एन डायरेक्शन लिया है, एन डायरेक्शन इज सेम एज हीट फ्लो डायरेक्शन, कर्ली टी बाई कर्ली एन नेगेटिव आता है क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कम होगा, इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है फोरियर लॉ के अंदर, टू कीप द हीट ट्रांसफर रेट मैग्नीट्यूड पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में अगर आप हीट ट्रांसफर रेट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहते हो तो आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फिर से वही चीज़ हमारे पास, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, क्यू एन इजिकल टू में के ए कर्ली टी बाई कर्ली एन, अब ये पॉजिटिव निकल कर आएगा ये रिजल्ट, अगर देखिए कर्ली टी बाई कर्ली एन अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव साइन नहीं लगाना पड़ता, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो कर रही है आइसोथर्मल सरफेस एरिया कर्ली टी बाई कर्ली एन, अगर ये पॉजिटिव है। अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, अलग अलग फॉर्म देखिए, इस डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी है के एक्स, इस डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी है के वाई, और इस डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी है के जेड। यहाँ पर ये है एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन, ये है आपके पास जेड डायरेक्शन। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में भी टेम्परेचर गिर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी टेम्परेचर गिर रहा है, जेड डायरेक्शन में भी टेम्परेचर कम हो रहा है। यहाँ पर होमोजीनियस मीडियम है, मतलब इस डायरेक्शन में हर जगह प्रॉपर्टी सेम रहेगी, पॉइंट के साथ प्रॉपर्टी वेरी नहीं करेगी। इस डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी के रहेगी, इस डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको क्यू एक्स डॉट निकालना है, क्यू एक्स डॉट यानी कि एक्स डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा माइनस का के एक्स ए एक्स कर्ली टी बाई कर्ली एक्स। अगर आपको वाई डायरेक्शन में निकालना है तो माइनस का के वाई ए वाई कर्ली टी बाई कर्ली वाई। अगर आपको जेड डायरेक्शन में निकालना है तो माइनस का के जेड ए जेड कर्ली टी बाई कर्ली जेड। ठीक, चलिए यहाँ पर अगर आपका मीडियम आइसोट्रोपिक भी हो जाए, होमोजीनियस के साथ साथ आइसोट्रोपिक, तो इस डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी के है तो इस डायरेक्शन में भी के रहेगी और इस डायरेक्शन में भी के, तो इस केस में ये होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम होगा। जो आपका के एक्स था वो के में कन्वर्ट हो गया, के वाई के में कन्वर्ट हो गया, के जेड भी आपका किस में कन्वर्ट हो गया, के जेड में, लेकिन तब जब आपका मीडियम होमोजीनियस हो एंड आइसोट्रोपिक हो। तो यहाँ पर देखिए होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए क्या लग जाएगा आपके पास, क्यू एन इजिकल टू माइनस का के ए एन कर्ली टी बाई कर्ली एक्स। के जो है वो हर डायरेक्शन में हर पॉइंट पर सेम है। के क्या है यहाँ पर, थर्मल कंडक्टिविटी। के इज द थर्मल कंडक्टिविटी विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली किसी भी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है। एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू कंडक्ट हीट, किसी भी मीडियम की हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी, दैट इज योर थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पर देखिए थर्मल कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। थर्मल कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट्स एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू कंडक्ट हीट। जो हीट कंडक्ट हो रही है, जैसे आपके पास कोई भी मटेरियल है, इसकी एक पर्टिकुलर थर्मल कंडक्टिविटी होगी, हीट को ट्रांसफर करने की। क्या ये हीट को ट्रांसफर होने दे रहा है कोई मटेरियल, जैसे आपकी लकड़ी होती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, वो हीट को कंडक्ट नहीं होने देगी। आपके पास आयरन हो गया, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, वो आपकी हीट को कंडक्ट होने देगी। मतलब कंडक्ट का मतलब क्या हुआ, कंडक्ट का मतलब हुआ ये आपकी आयरन की अगर रोड हुई तो यहाँ पर अगर हीट आ रही है तो वो इस हीट को यहाँ तक ट्रांसफर कर देगा। इस एंड को अगर आप गर्म करते हो, इस एंड को अगर आप गर्म करते हो तो ये वाला एंड ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। दैट इज योर थर्मल कंडक्टिविटी की, मतलब कि वो कंडक्ट होने दे रहा है। हायर द के वैल्यू हायर विल बी द हीट कंडक्शन रेट फॉर अ गिवन आइसोथर्मल एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहाँ पर देखिए क्यू एक्स का फॉर्मूला माइनस का के ए एक्स कर्ली टी बाई कर्ली एक्स है। अगर आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट पर्टिकुलर फिक्स दे दिया जाए, एरिया आपका फिक्स हो जाए, तो उस केस में अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हीट कंडक्शन भी ज़्यादा होगा, हीट कंडक्शन रेट बढ़ जाएगा। अब इसकी यूनिट्स देखिए, यूनिट कैसे निकाली जाएगी थर्मल कंडक्टिविटी की।
देखिए मैंने मान लिया कि जो K की वैल्यू है वो 100 है, 100 इसकी यूनिट होती है वोट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसे लिख सकते हो वोट पर मीटर पर केल्विन। यहाँ पर देखिए Q जो होता है वो माइनस का KA करली T बाई करली एक्स आपके पास आ गया किसी भी एक्स डायरेक्शन में। K की यूनिट क्या आ जाएगी, Q डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाई करली T बाई करली एक्स। जो Q होता है, Q रेट है यहाँ पर, Q रेट हीट फ्लो रेट, तो उसकी यूनिट होती है हमारे पास वोट। एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर की यूनिट चाहे डिग्री सेल्सियस रखिए चाहे केल्विन रखिए, आपको 273 ऐड करना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस ले रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस, तो आप डिग्री सेल्सियस रखें या फिर आप केल्विन भी रख सकते हैं। और अपोन में क्या, ग्रेडियंट करली एक्स की वैल्यू हो जाएगी मीटर, तो इस मीटर से, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया वोट पर मीटर स्क्वायर। आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, केल्विन में टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो मीटर से आपका मीटर उड़ जाएगा, यहाँ से मीटर से आपका मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया वोट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस या फिर वोट पर मीटर पर केल्विन। ये आपके पास आ गई थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर समझिए कि आपको क्यों डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि थर्मोडायनेमिक्स में हर जगह आपको टेम्परेचर केल्विन में यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए ये आइस पॉइंट है 0 पर, ये स्टीम पॉइंट है 100 पर, ये आइस पॉइंट है 0, ये कितना हो गया 273 केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया 273.15 केल्विन, ये स्टीम पॉइंट हो गया 373.15 केल्विन। आप कोई भी अगर 50 का चेंज करते हो, डिग्री सेल्सियस को 50 से बढ़ाते हो, तो यहाँ पर टेम्परेचर 323.15 हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस अभी भी दोनों में 50 ही रहेगा। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो आप चाहे उसको डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में, कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। अब यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि हीट, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा थर्मल कंडक्टिविटी का, अभी हमने यूनिट निकाल ली, यूनिट क्या आई वोट पर मीटर पर केल्विन या फिर वोट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्यू एक्स देखिए, यहाँ पर क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस का के ए करली टी बाई करली एक्स। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू क्यू अपॉन में ए करली टी बाई करली एक्स। इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखाना है तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए। अब ये क्यू है, क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बेसिकली क्या होता है वोट। वोट कैसे निकालते हैं, वोट निकालते हैं जूल पर सेकंड। जूल कैसे निकलता है, जूल होता है न्यूटन मीटर अपॉन में सेकंड, और न्यूटन का फॉर्मूला हमें पता है, न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला याद रखिए M1 L1 और T-2, ये होता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। मल्टीप्लाइड बाय मीटर कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा, अपॉन में सेकंड करोगे तो यहाँ -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास वोट का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा ML2 T-3, और नीचे मीटर है तो L² हो गया। यहाँ पर करली टी बाई करली एक्स, टेम्परेचर के लिए हम लोग थीटा यूज़ करते हैं और एक्स के लिए हो जाएगा एल, तो एल से एल यहाँ पर कट गया और क्या बच गया मीटर एल टी की पावर -3 थीटा इनवर्स। दिस इज द थर्मल डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर मैकेनिज्म समझिए, मैकेनिज्म किस तरह से होता है कंडक्शन का सॉलिड के केस में। ये आपके पास हाई टेम्परेचर रीजन है, दिस इज योर हाई टेम्परेचर रीजन। ये आपके पास लो टेम्परेचर रीजन है, लो टेम्परेचर रीजन। अब क्या होगा, जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर एटम्स है, यहाँ पर सारे के सारे ये एटम से बना हुआ है, एटम से। तो सॉलिड के अंदर, सॉलिड की बात कर रहा हूँ, सॉलिड के अंदर जो एटम्स है वो एक दूसरे से वाइब्रेट करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। कोलाइड करेंगे तो अपना हाई टेम्परेचर दूसरे में डाल देंगे, दूसरे में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मेटल्स के केस में तो इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। देखिए मेटल, सॉलिड आपका मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। सॉलिड के केस में जो ये मेटल के केस में जो आपका कंडक्शन हो रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू वाइब्रेशनल वेव्स की वजह से। लेकिन नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो वहाँ पर वाइब्रेशनल वेव्स ही फैक्टर रोल प्ले करती है थर्मल कंडक्टिविटी में या फिर हीट कंडक्शन में। तो यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पर देखिए लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स, जो लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स जिसे फोनोन्स भी कहा जाता है, ये मेटल्स में भी होगा, नॉन मेटल्स में भी होगा। लेकिन मेटल्स के पास क्या होते हैं, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन का फिनोमिना होता है। अब मेटल्स के लिए, फॉर द मेटल्स, यहाँ पर देखिए फॉर मेटल्स जो कंडक्शन होगा वो लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स की वजह से भी होगा और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा। इलेक्ट्रॉन की वजह से लगभग 85%, 70 to 80% कह लीजिए, 85% तक इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और लैटिस वाइब्रेशनल वेव की वजह से सिर्फ
15% होता है, लेकिन नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उनके पास कंडक्शन सिर्फ लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स की वजह से ही होगा। देखिए, सॉलिड्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम, सॉलिड्स एटम्स के बने हुए हैं, बाउंडेड टुगेदर इन अ पेरियोडिक अरेंजमेंट कॉल्ड लैटिस। जो सॉलिड होते हैं वो एटम से बने हुए हैं जो बाउंडेड है टुगेदर इन अ पेरियोडिक अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में है जिसे हम बोलते हैं लैटिस। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वाइल नॉन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट, नॉन मेटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यहाँ पर देखिए, इन मेटल्स कंडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स, फोनोन्स जिसे हम फोनोन्स बोलते हैं, एंड मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों प्ले करेंगी, दोनों फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। मूविंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्ले मेजर रोल इन हीट कंडक्शन थ्रू मेटल्स, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो रोल है वो ज़्यादा है, ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है 85% के अप्रोक्स। नॉन मेटल्स में जो कंडक्शन होता है वो ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स की वजह से होता है, फोनोन्स की वजह से, यहाँ फोटोन नहीं है, फोनोन्स की वजह से होगा, एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स, अगर टेम्परेचर को कम या ज़्यादा किया जाए तो थर्मल कंडक्टिविटी पर, सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास ये हाई टेम्परेचर रीजन, देखिए 2000 डिग्री सेल्सियस, पहले टेम्परेचर था 1000 डिग्री सेल्सियस, अब हो गया 2000 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे, लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स होगी। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब वेव्स बढ़ जाएंगी, क्यों, क्योंकि एटम्स के बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होगी, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो डिक्रीज कर जाएगी। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा, मटेरियल का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, देखिए रेसिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर पाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएंगे तो कंडक्शन का फिनोमिना रुक जाएगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास थे, मेटल्स के पास। तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए, मेटल्स के लिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेटल्स के लिए जो कंडक्शन हो रहा है वो लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाया, लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स तो इंक्रीज कर गई, लेकिन जो क्यू इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है वो डिक्रीज कर गया, और जो आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से था वो ज़्यादा फैक्टर प्ले कर रहा था, वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहा था, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया इन केस ऑफ मेटल, थर्मल कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। नॉन मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके पास अवेलेबल नहीं थे, तो लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स बढ़ेंगी जिसकी वजह से क्यू कंडक्शन बढ़ेगा, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो नॉन मेटल के केस में टेम्परेचर को बढ़ाने से थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स, जो फोनोन्स जिसे कहा जाता है वो बढ़ती है, इंक्रीजेज इन लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स लीड टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वाइब्रेशनल वेव्स बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएंगे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हीट कंडक्शन ड्यू टू वाइब्रेशनल लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स इंक्रीजेज, बट हीट कंडक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। जो हीट का कंडक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हीट का कंडक्शन लैटिस वाइब्रेशन वेव्स की वजह से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, metals have free electrons, hence thermal conductivity of metals decreases with increase in temperature. Non-metals don't have free electrons, hence thermal conductivity of non-metal increases with increase in temperature. टेम्परेचर बढ़ाओगे थर्मल कंडक्टिविटी नॉन मेटल की इंक्रीज कर जाएगी। अब देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखिए किस तरह से निकाला जाता है, K इज इक्वल टू में K नोट 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ पर K नोट क्या है, K नोट रिप्रेजेंट्स थर्मल कंडक्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस था उस टाइम पर थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, दैट इज K नोट। अल्फा रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड K रिप्रेजेंट्स थर्मल कंडक्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस। अगर आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 20 पर 40 पर 60 पर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं, टेम्परेचर मेरा हो जाए T1, तो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी मैंने ले ली K1, तो फॉर्मूला क्या है, K1 इज इक्वल टू K नोट 1 प्लस अल्फा T1। अगर मैं टेम्परेचर को T1 से T2 कर दूं, टेम्परेचर T2 हो जाए, थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, K2 हो जाएगी, तो उस केस में K2 इज इक्वल टू में K नोट 1 प्लस अल्फा T2।
अब अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करता हूँ तो K2 माइनस 1 K नोट अल्फा T2 माइनस T1 मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, आपके पास अल्फा की वैल्यू निकल आएगी K2 माइनस K1 अपॉन में K नोट T2 माइनस T1। ये आपके पास अल्फा की वैल्यू निकल कर आ गई। मेटल्स के केस में होता क्या, ध्यान से देखिए, मेटल्स के केस में टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टिविटी घट रही है, मतलब K2 की वैल्यू कम है, K1 की वैल्यू ज़्यादा है। अब ये जो नीचे वाली टर्म है देखिए K नोट और T2 माइनस T1, आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है, तो ये टर्म पॉजिटिव आएगी। आपकी K नोट की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आपके पास K2 माइनस K1 ये क्या निकल कर आएगा, ये नेगेटिव निकल कर आएगा, तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव निकल कर आएगी। मेटल्स के केस में क्या होगा, मेटल के केस में टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो K2 ज़्यादा होगा, K1 कम होगा, ऊपर से पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आएगी और नीचे से तो पॉजिटिव आ ही रहा है, तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर इमेजिनरी मटेरियल, यहाँ पर इमेजिनरी मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी टाइम के टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती, तो उस वो हम इमेजिनरी मटेरियल लेके चल रहे हैं। हर मटेरियल की कंडक्टिविटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है टेम्परेचर से कम या ज़्यादा होने से, लेकिन ऐसा मटेरियल हम इमेजिनरी मटेरियल चेंज कर रहे हैं कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, K रिमेन्स सेम, थर्मल कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं आया। K2 माइनस K1 यानी कि जितनी K1 है उतनी ही K2, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो इमेजिनरी मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू क्या रही है हमारे पास, जीरो। अब देखिए K इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, K आपके पास क्या है, K इज कॉन्स्टेंट। कब रहेगा आपके पास K कॉन्स्टेंट, मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए, मटेरियल आइसोट्रोपिक होना चाहिए और उसके अल्फा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तभी उसका K कॉन्स्टेंट रह सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये बॉडी है, इस बॉडी की इस डायरेक्शन में जाओ तब भी 50 है, आप इस डायरेक्शन में जाते हो तब भी 50, इस डायरेक्शन में जाते हो तब भी 50। तो यहाँ पर आपने पॉइंट को चेंज कर दिया, पॉइंट चेंज किया तब भी थर्मल कंडक्टिविटी चेंज नहीं हुई, ना पॉइंट चेंज करने से चेंज हो रही है, ना ही डायरेक्शन को बदलने से, हर डायरेक्शन में सेम, हर पॉइंट पर सेम। तो ऐसा मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होगा। अगर वक्त के साथ टेम्परेचर के चेंज करने से भी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही, थर्मल कंडक्टिविटी में चेंज नहीं हो रहा, उसका अल्फा जीरो आ रहा है, तब उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। यहाँ पर देखिए K इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर भी K वही है, इस पॉइंट पर भी वही है, उस पर भी वही है। अल्फा की वैल्यू कितनी, जीरो। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरी बॉडी, अब इस बॉडी में भी टेम्परेचर 50 इस हर डायरेक्शन में, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू 50 50 50। तो ये आपका मटेरियल कैसा होगा, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक। थर्मल कंडक्टिविटी की यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई है, देखिए थर्मल कंडक्टिविटी वेरियस सॉलिड्स एट 300 केल्विन, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट होती है वोट पर मीटर पर केल्विन। मेटल्स के लिए देखिए डायमंड के लिए थर्मल कंडक्टिविटी कितनी, 2300 वोट पर मीटर पर केल्विन। सिल्वर के लिए 429, कॉपर के लिए 401, गोल्ड के लिए 317, एल्यूमिनियम के लिए 237, आयरन के लिए 81, स्टील के लिए 61, आइस के लिए देखिए 2.2, प्लास्टिक के लिए 0.58, फायर क्ले ब्रिक्स के लिए 0.4 से 0.9, एस्बेस्टस के लिए 0.23, वुड के लिए 0.17, ग्लास। यहाँ पर ये आपको सारी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी याद नहीं रखनी, आपको बस पर्टिकुलरली आपको ये चार मटेरियल्स की वैल्यू, इन चार मटेरियल्स की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। आयरन से लेकर ये सिल्वर, आपके पास 5 हो गए, इनकी वैल्यू आप याद रखिए, क्योंकि इनकी वैल्यू आपको इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वैल्यू एग्जाम में नहीं मिलती, आपको यूज़ करनी पड़ती है। अब जनरली हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है, मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी सिल्वर की कॉपर से ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद गोल्ड एंड देन एल्यूमिनियम, ये आपको ध्यान में रखना है। थर्मल कंडक्टिविटी प्योर मेटल्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एलॉयज। प्योर मेटल, जैसे कि अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी आयरन की बात करूँ, थर्मल कंडक्टिविटी आयरन की किससे ज़्यादा होगी, स्टील से, क्योंकि स्टील आयरन का बेसिकली क्या है, एलॉय है, स्टील आयरन का एलॉय है, तो आयरन की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू स्टील। और दूसरा मैं जैसे बात करूँ कॉपर हो गया, कॉपर की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ब्रास, क्योंकि ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से, तो कॉपर और जिंक का लॉय ब्रास है, तो थर्मल कंडक्टिविटी ब्रास की कम होगी एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो ध्यान में रखिएगा, मेटल्स की ज़्यादा होती है, एलॉयज़ की कम होती है। नॉन मेटल्स हैव वेरी लेस थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है।
दे आर जनरली यूज टू डिक्रीज द हीट फ्लो रेट। ये हीट फ्लो रेट को डिक्रीज करने के लिए कि हीट का ट्रांसफर ना हो इसलिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे फायर क्ले ब्रिक या फायर ग्लास में फर्नेसेस में यूज़ किया जाता है ताकि हीट ट्रांसफर रेट को रोका जा सके। एस्बेस्टस यूज़ किया जाता है कहाँ पर, रूफिंग में, वेल्डिंग के जो ग्लव्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है ताकि हीट ट्रांसफर ना हो पाए। पॉलीयूरिथीन रिजिड फोम, जो रेफ्रिजरेटर के जो डोर्स होते हैं ना, रेफ्रिजरेटर के पीछे का ये जो डोर्स होता है बैक साइड्स में भी पॉलीयूरिथीन रिजिड फोम यूज़ किया जाता है वहाँ पर ताकि हीट फ्लो रेट को रोका जा सके। रेफ्रिजरेटर के डोर से देखिए हम क्या चाहते हैं, जो अंदर कूलिंग हुई है सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर ना हो पाए, सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर ना हो पाए, क्योंकि हीट ट्रांसफर अगर होगा तो जो ऑब्जेक्ट्स है वो फिर से गर्म हो जाएंगे, रेफ्रिजरेटर पर लोड बढ़ जाएगा। तो इसलिए रेफ्रिजरेटर के जो डोर्स होते हैं वो पॉलीयूरिथीन के बनाते हैं ताकि हीट ट्रांसफर ना हो पाए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रेगुलरिटी ऑफ लैटिस अरेंजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स। अगर जो आपका लैटिस है, जो आपकी एटम्स की अरेंजमेंट होती है, अगर वो रेगुलर है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है कि हर एटम के बाद एटम आ रहा है, एक सीक्वेंस में आ रहा है, तो उस केस में जो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में। लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स के द्वारा, लैटिस वाइब्रेशन वेव्स एटम्स को टकरा के अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, तो उसमें रेगुलरिटी अच्छी होनी चाहिए। जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं, वेल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, उनमें रेगुलरिटी होती है लैटिसेस की। जैसे कि आपके पास क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एमोरफस मटेरियल सच एज ग्लास। देखिए क्वार्ट्ज में, ग्लास में सिलिकॉन यूज़ हो रहा है आपका, तो क्वार्ट्ज भी सेम मटेरियल का बना हुआ है, ग्लास भी सेम मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी क्वार्ट्ज की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्लास, क्योंकि ग्लास एमोरफस है, उसमें जो एटम्स है वो रैंडमली अरेंज्ड है, रेगुलर पैटर्न में नहीं है। क्वार्ट्ज एक हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, उसमें एटम्स एक रैंडमली नहीं, बिल्कुल एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज हुए पड़े हैं, इसलिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। नॉन मेटल्स जैसे कि डायमंड हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, इसकी के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, डायमंड और बेरिलियम। जनरली जो गुड कंडक्टर्स हैं, हीट कंडक्टर्स है, वो अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी होते हैं, लेकिन ऐसा डायमंड के केस में और बेरिलियम ऑक्साइड के केस में नहीं है। जो डायमंड हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, ये हीट के अच्छे कंडक्टर है, हीट को फ्लो होने देंगे कैसे, लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स के द्वारा, लेकिन ये कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते।